इंडियन इकोनॉमी के इस सीरीज में दो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहा हूँ, मनी और बैंकिंग। वीडियो को ध्यान से देखिए। इसमें जो भी क्वेश्चन बीपीएससी या किसी भी अदर पीटी एग्जाम में पूछता है तो कॉन्सेप्ट बेसिस ही पूछता है। तो मेरा प्रयास ये होगा आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप कराया जाए। बाकी वीडियो को ध्यान से सुनिए और साथ जो मैं एक्सप्लेन करूँगा उसको आपको ध्यान से सुनना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मुद्रा या मनी का एक सिंपल सा क्या मतलब है। ये द मीन्स ऑफ पेइंग फॉर सम थिंग्स या बाइंग सम थिंग्स। मतलब कि अगर आप कहीं किसी से कुछ खरीदते हैं, ठीक ना, या कुछ आप बेचते हैं तो उसके बदले कहीं ना कहीं किसका यूज हो रहा है, मनी या मुद्रा का ही यूज होता है। ठीक, तो अब इसका एग्जाम में कभी कभी फंक्शन या कार्य पूछ देता है, एक दो तीन बोल देगा। तो सिंपल सा मतलब ये है कि एक तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, किसी चीज़ को खरीदने बेचने का माध्यम का काम करता है ये। मनी या मुद्रा का सबसे बड़ा जो एक फंक्शन है कि इसमें हम वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। मतलब कि 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये ऐसा करके कुछ होता है, और इसको हम फ्यूचर पेमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक ना, मनी, इस मनी को। दूसरा, हम किसी को ट्रांसफ़र भी पैसा कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है क्रेडिट, मतलब हम पैसे से पैसा बना सकते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और ये पूरे देश में इसको एक्सेप्ट किया जाता है। ऐसा नहीं कि अगर आपके पास अगर 100 रुपये है, उस 100 अगर आपका कटा फटा नहीं है तो उस 100 रुपये को लेने से कोई भी मना नहीं कर सकता है। मतलब कि पूरे देश में सर्वमान उसको ना सब लोग एक्सेप्ट करता है। बाकी यूनिफॉर्मिटी हम तो सब जगह वही लागू है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मोटा मोटी जो है ना आप ध्यान रखेंगे मनी या मुद्रा के फंक्शन या कार्य को लेकर। अब नेक्स्ट कुछ मनी का टाइप्स होता है, प्रकार, जो कि एग्जाम में पूछता है। देखिए, एक होता है हार्ड मनी। हार्ड मतलब कि बहुत ही कठोर, दैट मीन्स कि ऐसा मनी, ऐसा करेंसी जिसका डिमांड बहुत ही ज़्यादा है। जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि आपका डॉलर का डिमांड बढ़ जाता है, ठीक ना, और कंपेयर टू किसी अदर करेंसी का। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये हार्ड मनी हो गया। ये किसी के साथ हो गया जिसका डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है उस चीज़ का, उसको हम हार्ड मनी या मुद्रा बोलेंगे। सॉफ्ट क्या होता है, जिसका सप्लाई ज़्यादा है, मतलब सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गया, उसका डिमांड ही कम है। तो ये ध्यान, ये मतलब अच्छे ध्यान रखिए। एक होता है हॉट मनी। हॉट मनी या हॉट करेंसी का मतलब ये हुआ है जिसका मार्केट से बहुत ही शीघ्र जो है ना पलायन करने का जिसमें प्रवृत्ति पाया जाता है। जैसे खास करके जब शेयर मार्केट होता है तो शेयर मार्केट में जो है ना चीज़ें घटती बढ़ती रहती है, तो वहाँ ये चीज़ देखने को मिलता है। और एक होता है फिएट मनी। फिएट मनी मतलब ये अभी हमारे पूरे दुनिया में सरकार के द्वारा जो भी करेंसी चलाई जाती है उसको फिएट मनी बोलते हैं। वर्तमान में ये सभी देशों की मुद्रा को हम फिएट मनी ही कहते हैं। बाकी और भी टाइप है लेकिन उतना वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे सबसे जो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वाला पूछता है, किसी भी देश में मुद्रा या मनी की जो सप्लाई से आप क्या समझते हैं। ठीक ना, देखिए, किसी भी कंट्री में सप्लाई ऑफ मनी का ये मतलब है एक निश्चित टाइम पे, एक फिक्स टाइम पे किसी देश में लोगों के पास, वहाँ जो आम जनता है उसके पास कितना जो है ना कुल मनी या कुल रुपया है, उसको हम क्या बोलते हैं, सप्लाई ऑफ मनी। यहाँ ध्यान रखिएगा, सप्लाई ऑफ मनी में आरबीआई के पास कितना है और या बैंक सरकार के पास कितना है उसको हम नहीं करते हैं, नहीं काउंट करते हैं। मेनली यहाँ मुद्रा का सप्लाई मतलब है कि आम जनता के पास एक निश्चित टाइम में कितना पैसा है, उससे यहाँ मतलब है, ये ध्यान आप रखेंगे। तो अब यहाँ पे जो हमारी सरकार जो है, आरबीआई जो है, जो मनी ऑफ सप्लाई को मेजर करने के लिए जो है ना जो कॉन्सेप्ट यूज करती है, मैं वो आपको बताना चाहूँगा। और ये कॉन्सेप्ट कब से अडॉप्ट किया गया, क्वेश्चन नंबर पूछा था 1977 से, ये ध्यान रखिएगा। ये यहाँ पे 4 कैटेगरी में जो है ना बांट के इसको देखा जाता है मनी को। पहला आपको यहाँ दिख रहा होगा क्या, M1, फिर यहाँ M2 दिख रहा होगा, M3 और M4। ये देखिए यहाँ पे इंग्लिश में M1, M2, M3, M4। अब यहाँ ये आपको समझना है, ये जो मनी का सप्लाई है आखिर इसमें क्या क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो गया है और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। देखिए, M1 जो मनी है इसमें हम किसको किसको रखते हैं। पहला बात तो ये है कि लोगों के पास जो मुद्रा है, जो करेंसी या जो सिक्का, इस देश में जितने भी आदमी हैं उनके पास करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक इंक्लूड्स कॉइन्स एंड पेपर नोट्स, ये पहली बात इसमें M1 में आता है। दूसरा क्या होता है, एक होता है बैंकों के पास नगद जमा, ठीक ना।
तो नगद जमा जो जनता ने किया होगा कुछ ना कुछ कैश, या उसको हम डिमांड डिपॉजिट भी कह सकते हैं, ठीक ना, वो जो पैसा है कमर्शियल बैंकों के पास जो भी जो है ना डिमांड डिपॉजिट है वो, उसके बाद जो है ना आरबीआई के पास अन्य कुछ जमाएँ होती है, ठीक ना। अन्य जमाएँ का मतलब यहाँ ये है कि अगर कोई नाबार्ड कर दिया या किसी और इंस्टीट्यूशन अगर कर दिया है, इसमें उसको हम शामिल करते हैं। फिर से समझ लीजिए M1 में क्या क्या आता है। M1 में पहला बात यह है कि जो भी करेंसी जो पब्लिक के पास है, ठीक ना, जनता के पास है, इसमें आपका सिक्के नोट सब शामिल किया जाता है, ठीक। दूसरा बात ये है कि जो भी डिमांड डिपॉजिट है, देखिए डिमांड डिपॉजिट का मतलब ये होता है जब हम कोई करेंट अकाउंट और जो बैंकों में जो सेविंग अकाउंट खोलते हैं, ये हम इसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। जब भी हम बैंकों से पैसा मांगेंगे, ये बैंकों को पैसा देना पड़ेगा, ठीक ना। तो ये पैसा एक होता है यहाँ अदर डिपॉजिट, इसको बोलते हैं हम लोग अन्य जमाएँ। तो अन्य जमाएँ में ध्यान से सुन लीजिएगा इसमें क्या क्या आता है। एक तो मान लीजिए कि आरबीआई के पास कोई, जैसे कि नाबार्ड ने कुछ मान लीजिए कि रुपया रखा है, या और भी कोई विदेशी सरकारों के कुछ मांग जमाए हैं, या आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक का अगर कुछ ऐसा जमाए हैं, तो इसमें हम लोग इसको क्या करते हैं अदर में शामिल करते हैं। एक चीज़ यहाँ सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है, ये जो अदर जो है आपका अन्य जमाएँ हैं, इसमें ध्यान रखिएगा देश की सरकार का, जो हमारे देश की सरकार का जो आरबीआई के पास पैसा जमा है उसको इसमें काउंट नहीं किया जाता है, ठीक ना। और देश की बैंकिंग व्यवस्था की आरबीआई के पास जो है उसको इसमें शामिल नहीं करते हैं अदर डिपॉजिट में, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक ना। मतलब कि सरकार का जो पैसा आरबीआई के पास है इसमें हम बिल्कुल ही शामिल नहीं करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछेगा इसमें कौन कौन से होते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अगर पूछेगा आपको ये जवाब तो देना पड़ेगा। दूसरा देखिए, अब अगला M2 का जो कैटेगरी है, M2 के में क्या क्या मेजर किया जाता है। एक तो फाड़ा का फाड़ा, ये M1 का पैसा, ध्यान रखिएगा। फिर डाकघर में जो है ना कुछ डिमांड डिपॉजिट होता है, हमारे देश में डाकघर भी कुछ बैंकिंग का काम करती है, तो उसको ध्यान रखिएगा, ठीक ना, ये M2 में हो गया। फिर देन जो है ना M3 आपका M1 का फाड़ा पैसा, साथ ही साथ बैंकों के पास सावधि जमा या समय जमा है, इसको हम लोग बोलते हैं फिक्स टर्म डिपॉजिट। आप यहाँ देखिएगा M3 में क्या है, M2 प्लस टाइम डिपॉजिट ऑफ पब्लिक विथ बैंक्स। मतलब कि हम जब बैंक में जाते हैं तो मैंने देखिए 4 तरह का अकाउंट होता है। जब भी आप बैंक कभी जाइएगा तो पूछिएगा कौन सा अकाउंट ओपन करना है, आप बोलिएगा करेंट अकाउंट, या बोलिएगा सेविंग अकाउंट, ठीक ना। एक होता है फिक्स डिपॉजिट जिसको हम एफडी बोलते हैं, निश्चित टाइम के होता है। एक होता है रेकरिंग डिपॉजिट, इसको बोलते हैं आरडी, ठीक ना। तो कहने का मतलब ये एक फिक्स टाइम के लिए बैंकों के पास रहता है, और जो आप जो करंट अकाउंट खोलते हैं और जो सेविंग अकाउंट खोलते हैं उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं रहता है। तो वही यहाँ M3 में M1 का फरा पैसा और बैंकों के पास जो भी एफडी है और जो आरडी है वो इसमें शामिल किया जाता है। फिर M4 में M3 का जो सारा का फारा जो है ना ये पैसा है, और डाकघर में कुल जमा देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, जो डिपॉजिट होता है तो इसमें जो है आपका जितना भी है डाकघर के पास जो भी जनता का पैसा है उसमें ये सब इसमें शामिल किया जाता है। तो इसमें मेनली जो क्वेश्चन यहाँ से पूछता है आपका M3 से, ठीक ना। तो M3 को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग ब्रॉड करेंसी कहते हैं। ब्रॉड करेंसी कहने का मतलब यहाँ ये है, एक तो इसमें देखिए M1 का पैसा है, ये बड़ा पैसा है, और साथ ही साथ इसमें क्या है कि बैंकों के पास जो है जो भी इसमें आपका एफडी है या जो आरडी का पैसा है वो शामिल किया है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं M3 को ब्रॉड या एक व्यापक मुद्रा हम लोग कहते हैं। ये एग्ज़ाम में कई बार पूछ चुका है। और इसमें जो है ना हम लोग M1 और M2 को नैरो मनी भी बोलते हैं, संकीर्ण मुद्रा, हाँ, लेकिन M3 को हम लोग ब्रॉड करेंसी कहते हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। एक यहाँ देखिए आपको टर्म दिख रहा होगा लिक्विडिटी, इसको हिंदी में हम बोलते हैं तरलता। अब देखिए तरलता का सिंपल सा मतलब ये होता है, जैसे कि मान लेते हैं आपके पास 100 रुपया है, ठीक,
100 रुपये का नोट है आपके पास, और आपके पास मान लीजिए कि गोल्ड है, चांदी है, तो अगर आपको कोई चीज़ सामान खरीदना है तो किससे जल्दी सामान खरीदा जाएगा? आपके पास ये जो नोट है उससे। तो लिक्विडिटी का मतलब ये होता है आपके पास जो करेंसी है उसका कितना जल्दी आप किसी और चीज़ में कन्वर्ट करके कुछ मार्केट से खरीद सकते हैं। अब यहाँ देखिए सब देखिए पूरा कॉन्सेप्ट ये चीज़ है। तो कॉन्सेप्ट यहाँ ये है, जैसे कि M1 है, ठीक ना। तो M1 देखिए क्या क्या शामिल है, लोगों के पास मुद्रा करेंसी। भाई जब लोगों के पास मुद्रा करेंसी है ही, सिक्का नोट है, तो कुछ भी मार्केट से परचेज कर सकता है, तो बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी इसमें हो गया। फिर बैंकों के पास जो नगद जमा है, अगर बैंक के पास जो भी जमा है जाकर जनता उठा निकाल के कुछ भी खरीद सकती है, और अदर जो डिपॉजिट होता है। तो M1 जो है ना, M1 को ज़्यादा जल्दी हम किसी चीज़ में ना कर सकते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, M1 जो है ना ज़्यादा लिक्विडिटी है। मतलब क्या देखें, M1 का ज़्यादा है, फिर M2 का, फिर M3 का, फिर M4 का। सबसे देखिए कम कौन है, मतलब आप यहाँ देखिए M4 में क्या है, M4 में जो है ना आपका देखिए इसमें जो फिक्स्ड, अब जहाँ जैसे मान एक आपका करंट अकाउंट है, ठीक, और आपका एक फिक्स्ड डिपॉजिट आप बैंकों में किए हुए हैं, तो करंट अकाउंट का पैसा आप तो तुरंत निकाल लीजिएगा, उसके बाद कुछ खरीद लीजिए। लेकिन फिक्स्ड डिपॉजिट में क्या होता है, एक निश्चित टाइम के लिए होता है, 5 साल 10 साल, तो आपको उसके बाद ही पैसा मिलेगा। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, जो जिसका हम जल्दी यूज कर सकते हैं, मतलब उसका लिक्विडिटी ज़्यादा हो गया आप, और इसका ये सीक्वेंस आप याद रखिएगा, ठीक ना। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। अब एक क्वेश्चन पूछा था 1-2 एग्जाम में कि जब क्या कहते हैं लॉकडाउन लगा था कोविड-19 में, तो उस समय क्या हुआ, लोगों ने अपना जो फिक्स डिपॉजिट बैंकों में जो करा के रखा था उसको तोड़ दिया। अब जब ऑब्वियस सी बात है कि जब तो फिक्स डिपॉजिट तोड़ के लोगों ने क्या किया, करंट अकाउंट पैसा डाल लिया। तो ये किसी में पूछा था कि जब लॉकडाउन लगा था तो कौन से मनी का पैसा वृद्धि हुआ था, ये M1 में हो गया था, ठीक। अब इसमें जो है ना आपका ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपका हो गया। एक और आपको जानना जरूरी है, एक होता है आपका M0 भी होता है, ठीक, इसको बोलते हैं हम रिजर्व मनी। अब देखिए रिजर्व मनी में क्या क्या शामिल होता है ये आपको जानना बहुत ही जरूरी, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन UPSC पूछा हुआ है। अब इसमें देखिए इसमें कौन कौन सा पैसा शामिल है। करेंसी इन ए सर्कुलेशन, मतलब कि जो मार्केट में पैसा है वो, बैंकर्स डिपॉजिट विथ द RBI, जो भी बैंक है SBI PNB का पैसा जो कहाँ पे है, RBI के पास है, और अदर डिपॉजिट विद द जो भी RBI के पास है, इसको हम क्या बोलते हैं, M0 या रिजर्व मनी कहा जाता है। और ये जो है आपका लार्ज मनी हो जाता है। मतलब कि M0 का सिंपल सा मतलब आप ये समझ सकते हैं, RBI के पास जितना पैसा है, ठीक ना, जितना पैसा चलन में है सबको मिला दीजिए, M0 रिजर्व मनी कहलाता है, ठीक। और इसको हाई पावर्ड मनी, एग्जाम में पूछ चुका है, हाई पावर्ड मनी कौन सा होता है, आपका M0 होता है, ओके। बाकी इसमें कुछ और जो क्वेश्चन बैंकिंग में पूछा है, जैसे कि इसमें प्लास्टिक मनी क्या होता है। प्लास्टिक मनी वही जो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लास्टिक मनी बोलते हैं। एक होता है कैशलेस इकोनॉमी, कैशलेस मतलब कि जहाँ पे कैश का बहुत ही कम यूज हो। तो कैशलेस इकोनॉमी मतलब ये है जहाँ मैक्सिमम जो ट्रांजैक्शन हम लोग कार्ड या ऑनलाइन जब ट्रांजैक्ट करें उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैशलेस इकोनॉमी। अब देखिए कभी कभी अगर एग्ज़ाम में ये पूछ सकता है जो कैशलेस इकोनॉमी होता है उसका क्या बेनिफिट हो सकता है। अगर ऑप्शन देगा ABCD, जैसे मान लेते हैं कि एक ऑप्शन देगा आपका क्या कि जो है ना ब्लैक मनी में कमी आएगा। ऑब्वियस सी बात है, जब सब जो सारा का सारा जब ट्रांजेक्शन ऑनलाइन होगा तो ब्लैक मनी में तो कमी आएगा। दूसरा, सरकार के टैक्स में भी क्या होगा, वृद्धि होगा। तो इसे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन यहाँ से कभी कभी अगर पूछेगा तो उसको आप बता सकते हैं। एक और फैक्ट आप जान लीजिए कि जो बजट 2022 था उसमें सरकार ने घोषणा किया था कि डिजिटल रुपया हम लॉन्च करेंगे, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का भी ज़माना है। तो हमारी
सरकार जो है ना डिजिटल रुपया जो है ना घोषणा किया था 2022 के बजट में, आप ध्यान रखिएगा 22-23 के बजट में। तो इसी को ध्यान रखते हुए 1 नवंबर, ये डेट याद रखिएगा, 2022 को आरबीआई जो है ने क्या लॉन्च किया है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ठीक ना। ये जो है ना आरबीआई के अंडर रेगुलेशन में ये चीज़ें हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, बैंकिंग सिस्टम जो है इंडिया में या इसमें जो भी चीज़ें उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए बैंक जो है ना एक ऐसा जगह है, मैं कमर्शियल बैंक की बात कर रहा हूँ, जो लोगों से क्या होती है, डिपॉजिट लेती है, मतलब जमा लेती है डिपॉजिट, ठीक ना। और ये जिनको ज़रूरत है उसको ये लोन देने का काम करता है। ये कमर्शियल वाणिज्यिक बैंक जो भी एसबीआई, पीएनबी, ये सब बैंकों का मेन काम है। इसी लेन देन के क्रम में बैंकों को कमाई होता है, अर्निंग होता है, ठीक ना। तो हमारे देश में जितने भी बैंक है, उस बैंक के जो सबसे टॉप पे जो बैठा हुआ बैंक है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये सेंट्रल बैंक है, ये केंद्रीय बैंक है। किसी भी देश का जो है ना एक केंद्रीय बैंक होता है, अमेरिका का भी फेडरल बैंक है, और भी अलग अलग देशों में है। हमारे देश की केंद्रीय एजेंसी बैंक में कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा सा पहले बैंकिंग का हिस्ट्री हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। अगर हम बैंकिंग हिस्ट्री ऑफ इंडिया अगर देखना चाहते हैं, सबसे पहला एक बैंक ऑफ हिंदुस्तान कलकत्ता में ओपन हुआ था 1770 ईस्वी में। ये बैंक ऑफ कलकत्ता इसका नाम था, ठीक है। इंडिया में स्थापित होने वाला पहला बैंक है, अगर अंग्रेज के किसी लोगों ने किया था। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट देखिए 3 बैंक ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओपन किया। एक तो बैंक ऑफ बंगाल कब 1806 में, बॉम्बे बैंक 40 में, और मद्रास बैंक 1843 में। इन सब को एक में मर्ज कर दिया गया, ठीक ना। तो इसको जो है इसको नाम दिया गया आईबीआई, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और ये कब मर्ज हुआ, 1921 में। ये भी एग्जाम में पूछ चुका है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कब बना था। इन तीनों बैंकों को आपस में मर्ज करके बनाया गया। फिर आगे घटनाक्रम क्या होता है, आरबीआई एक्ट 1934 आता है, उसी के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनता है। 1 अप्रैल 1935 से अपना काम करना क्या करता है, शुरू करता है। फिर जब मेरा देश आज़ाद हो गया तो आज़ादी के बाद एक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 आया। बैंकिंग नियंत्रण एक एक्ट या कानून 1949 में आया। इसी कानून के जरिए आरबीआई को जो है ना क्या किया गया, नेशनलाइज किया गया, राष्ट्रीयकरण हुआ आरबीआई का। और इसको जो है एक सेंट्रल बैंक बना दिया गया, एक केंद्रीय बैंक का दर्जा सरकार के द्वारा दिया गया। ये इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। आगे जब हम घटनाक्रम देखिएगा, जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में बना था, उसका क्या होगा, 1 जुलाई 1955 में नाम हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फिर आगे जब इंदिरा गांधी देश के प्रधानमंत्री होती हैं तो वो 19 जुलाई 1969 को देश के उस समय कुछ निजी बैंकों को, लगभग 14 बैंकों का क्या कर दिया, राष्ट्रीयकरण कर दिया। क्योंकि उस समय उनका मतलब कि जो है ना सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलप करने का ज़्यादा उस समय उन्होंने जोर दिया था। मतलब कि बैंक का राष्ट्रीयकरण होने का मतलब ये है कि सरकारी बैंक हो गया, अब आम पब्लिक तक बैंकों की पहुँच आसानी से हो पाएगी। लोग बैंक में अकाउंट खोलेंगे, सब कुछ करेंगे। क्योंकि प्राइवेट बैंक में थोड़ा ज़्यादा चार्ज होता है, इसलिए लोग वहाँ जाने से डरते थे। तो ऐसा करके यहाँ पे किया गया। फिर 15 अप्रैल 1980 में फिर से 6 बैंकों का क्या किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया। और ये देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ही थी। ये ध्यान, बाकी कुछ राजनीतिक कारण भी थे, लेकिन हाँ ये चीज़ें आप मतलब कि बैंक की सेवा ग्रामीण स्तर तक पहुँचे, सरकारी बैंक स्थापना ज़्यादा हो, इसलिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। फिर 1972 में आरआरबी, इसको कहा गया रीजनल रूरल बैंक की क्या हुई, स्थापना आपकी होती 1972 में। ये भी डेट याद रखिएगा। अब हमारे देश में जो भी बैंक होता है, ठीक ना, उस बैंक को हम कैसे करेंगे वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे। देखिए हम आपको क्या बताओ, आरबीआई एक्ट 1934 में 2nd शेड्यूल है, ठीक ना। 2nd शेड्यूल में जो आने वाले बैंकों को हम लोग बोलते हैं क्या, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, मतलब किसको हिंदी में बोलते हैं, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक।
तो क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक इन इंडिया या बैंकों में भारत का वर्गीकरण हम ये RBI एक्ट 1934 के दूसरी अनुसूची सेकेंड शेड्यूल के बेसिस पे करते हैं। तो इसमें जितना भी बैंक है उसको हम बोलते हैं कमर्शियल बैंक या शेड्यूल कमर्शियल बैंक या अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक। अब इसमें देखिए कैटेगरी क्या क्या है। पब्लिक बैंक है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ ग्रुप है, फिर अदर जितना भी नेशनलाइज्ड बैंक है, फिर रीजनल आपका जो रूरल बैंक है, फिर प्राइवेट सेक्टर के बैंक है। प्राइवेट सेक्टर में भी दो तरह के बैंक होते हैं, एक भारतीय बैंक है और एक विदेशी बैंक होता है। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें कैटेगरी। बाकी नॉन शेड्यूल कुछ कुछ बैंक भी होता है। बाकी एक ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कुछ कुछ, जैसे कि हमारा नबार्ड है, सिडबी है, एक्जिम बैंक है, ये नेशनल हाउसिंग बैंक है। फिर कुछ कुछ कोऑपरेटिव या जो है ना सहकारी बैंक भी होता है, जैसे आप यहाँ देख लीजिए स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, प्राइमरी क्रेडिट, ये सब कुछ कुछ बैंक हमारे देश में काम करता है। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन ये पूछता है सेकेंड शेड्यूल वाले बैंकों को हम क्या बोलते हैं, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ कमर्शियल बैंक जो वाणिज्यिक, PNB हो गया, SBI हो गया, ये सब IDBI हो गया, ये सब क्या है, वाणिज्यिक बैंक या कमर्शियल बैंक है, ठीक है। इस बैंक का कभी कभी काम पूछ ले। देखिए इन बैंकों का जो प्राइमरी काम तो यही RBI ने कहा है, आप लोगों से पैसा लो और जो जिनको ज़रूरतमंद है उनको लोन दो, अगर सब कंडीशन को पूरा करता है तो। एक्सेप्ट डिपॉजिट मतलब ये मतलब कि जमा स्वीकार करता है, लोगों को लोन या ऋण देता है और क्या करता है, क्रेडिट क्रिएशन। अब इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये PNB बैंक है, ओके। PNB बैंक में अब लाखों के अकाउंट है, तो मान लीजिए एक अकाउंट है, 2 अकाउंट है, 3 अकाउंट, मैं एग्जांपल लेता हूँ। 3 अकाउंट कोई खोला, मान लीजिए कोई करंट अकाउंट खोल सकता है, मान लेते हैं कोई आपका इसमें फिक्स डिपॉजिट ओपन किया और दूसरा आदमी भी मान लीजिए करंट अकाउंट किया। तो करंट अकाउंट में मान लीजिए पैसा नहीं भी है, मिनिमम बैलेंस मान लेते हैं इसमें 2000 है, मान लेते हैं 2000 रुपया है, इसमें भी आपका कितना तो 2000, लेकिन जो फिक्स जो डिपॉजिट होगा इसमें कुछ ना कुछ एक फिक्स्ड पैसा देना पड़ेगा, तभी आपका इसमें फिक्स डिपॉजिट अकाउंट आपको बैंक ओपन करेगा। मान लेते हैं आपने FD कराया, मान लेते हैं एग्जांपल में दे रहा हूँ 5 लाख का आपने FD कराया। अब जो FD आप कराइएगा, बैंक को ये बात पता रहता है कि ये जो FD आपने कराया है बैंकों में, ये कुछ निश्चित टाइम के बाद ही आप उनसे पैसा ले पाइएगा बैंकों से, ठीक ना। मान लिया आपने 5 साल का कराया, मान लेते हैं एग्जांपल, ठीक ना। तो अब इस PNB को पता है कि जो 5 लाख रुपया है ना, ये बंदा हमसे 5 लाख 5 साल के बाद ही आके लेगा, ठीक ना। हाँ ठीक है, आपको बैंक उसका इंटरेस्ट भी देगी, अलग बात है, लेकिन बैंक को पता है कि 5 लाख अगले 5 साल तक ये मेरे पास रहेगा। अब ये बैंक अपने पास बिल्कुल, बैंक अपने पास पैसा आधे घंटे के लिए भी नहीं रखता है, वो कहीं ना कहीं और किसी को दे देता है लोन। अब ये 5 लाख में क्या करेगा, अब मान लीजिए कोई किसी को 1 लाख लोन की आवश्यकता है तो 1 लाख दे दिया किसी को, मान लीजिए किसी को 2 लाख की आवश्यकता है 2 लाख दे दिया, किसी को 1 लाख की थी 1 लाख दे दिया। अब ये बैंक मतलब इसी 5 लाख में 3-4 लोगों को लोन दे दिया। अब उसको जो लोन दिया, ऑब्वियस सी बात है कुछ ज़्यादा रेट पर देगा, तो उसी का कमाई बैंक करता है। तो वही ये बैंक का जो यही हुआ, इसको बोलते हैं लोग साख सृजन, क्रेडिट क्रिएशन करना। मतलब कि बैंक लोगों से लोन डिपॉजिट जमा लेती है, वही पैसे को लोगों में लोन के रूप में पैसा बनाती है, बस इतना आप ध्यान रखिएगा, ठीक। अब यहाँ पे ये हो गया आपका कमर्शियल बैंक का काम। अब थोड़ा सा कुछ RBI के बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए पहली बात, RBI का जो राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1 जनवरी 1949 को इसका नेशनलाइजेशन हुआ, ये पहला फैक्ट याद रखिएगा। पहला भारतीय गवर्नर कौन थे, CD देशमुख थे। बाकी पहले अंग्रेज कौन थे उस आप लोग फैक्चुअल अपना देख लीजिएगा। बाकी अभी जो है शशिकांत दास, वो भी आप देख लीजिएगा कितने नंबर के हैं, ठीक, क्योंकि सब करंट का चीज़ें चेंज होते रहता है, तो इसमें इंक्लूड मैं नहीं कर रहा हूँ। अब इसमें देखिए मेन है कि जो RBI का जो मेन जो फंक्शन क्या है, इसका क्या काम क्या है। देखिए RBI का जो मेन काम आपका है, फंक्शन अगर देखिएगा, नोट इशूइंग अथॉरिटी है। ये नोट मतलब कि जो है ना, इसको बोलते हैं हिंदी में निर्गमन करना। इशू करने को क्या बोलते हैं, निर्गमन करना। अब ये क्या इशू करती है, 1 रुपये के नोट और सिक्के को छोड़ के बाकी सब 2, 3, 4, 5, 6, 7, 50, 60, 70, जो भी 100, 500, 1000, 2000 जितने भी नोट 2000 नहीं चल रहा है, जो भी नोट है वो आपका जो है ना RBI ही जो है ना इशू कर देना, 1 रुपये के नोट और सिक्के को छोड़ के। तब ये कौन करते हैं, ये वित्त सचिव जो होते हैं भारत सरकार के, उनके द्वारा ये चीज़ होता है। ये तो हो गया।
अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब भी कभी आरबीआई जो है ना नोट इशू करेगी, रुपया इशू करेगी मार्केट सरकार के लिए, तो एक सिस्टम है, उसको हम बोलते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम, इसको हिंदी में बोलते हैं न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। मतलब कि हमेशा आरबीआई इस बात का ध्यान रखती है, जब भी हम कोई करेंसी छापे हैं नोट, तो हमारे पास ये 200 करोड़ रुपये का मिनिमम जो है ना एक रिजर्व रहे पैसा। और इसमें नियम है कि 115 करोड़ गोल्ड या सोने के रूप में, बाकी 85 करोड़ किसी और के रूप में हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये कब से लागू हुआ है? 1957 से सिस्टम चला आ रहा है, ये बैकअप प्लान है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक। दूसरा आरबीआई का काम है ये बैंकर्स का बैंकर्स है, मतलब कि जैसे हम लोग आम आदमी होने के नाते आरबीआई में नहीं ओपन अकाउंट कर सकते हैं, हम लोग का कहाँ तक है कमर्शियल बैंकों तक, लेकिन आरबीआई जो है ना बैंकर्स ऑफ बैंक होता है, मतलब जितने भी एसबीआई पीएनबी सबका अकाउंट कहाँ होगा? आरबीआई में होगा। हम लोग का आरबीआई में अकाउंट नहीं खुलता है। कई मतलब कि हमको क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये ध्यान रखें आरबीआई तो सेंट्रल बैंक है, वहाँ आम पब्लिक का कोई अकाउंट नहीं खुला जाता है। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब ये क्या होता है, जो भी विदेशी मुद्रा होता है उसके ये कस्टोडियन होते हैं, मतलब कि अगर आपको चेंज करना है, एक्सचेंज करना है विदेशी मुद्रा किसी से, तो आप यहाँ पे जाके कर सकते हैं। दूसरा ये सरकार के बैंकर्स होते हैं, सरकार का अकाउंट इन्हीं के पास होता है, आरबीआई के पास होता है, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। और ये सुपरवाइजरी, मतलब कि जितने भी बैंक हमारे देश में हैं उसको ये एकदम कंट्रोल कर रखते हैं कि भाई ये करो वो करो, ये सब गाइडलाइन करते रहते हैं। बाकी इनका एक काम वही है कि साख नियंत्रण, मतलब कि रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, ये सब घटाते बढ़ाते रहना, महंगाई सब करते रहना, ये इसका मेनली काम है, ठीक। तो ये सब इनका मोटा मोटी जो है ना इसमें काम आ जाता है। तो अब यहाँ पे जो है सबसे बड़ी बात है, आरबीआई इतना बड़ा, मेनली देखिए आरबीआई का जो मेनली काम यही है कि जो मनी का जो फ्लो है अपने इकोनॉमी, अपने अर्थव्यवस्था में ठीक ठाक ढंग से रहे, ज़्यादा महंगाई भी ना हो, ज़्यादा मतलब कि दाम भी कम ना हो, एक बैलेंस रूप में चले देश की अर्थव्यवस्था, ये कहीं ना कहीं आरबीआई कोशिश करती है। तो आखिर आरबीआई किस तरीके से करती है, अब इसमें लोग पढ़ेंगे आरबीआई और इसका जो साख नियंत्रण विधि है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्रेडिट कंट्रोल मेथड जो है वो हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं, और ये सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक तो इसका जो इंस्ट्रूमेंट है, मेथड है मॉनेटरी पॉलिसी का आरबीआई का, तो इसमें ध्यान रखिएगा, एक को बोलते हैं क्वांटिटेटिव, मतलब कि परिमाणात्मक, एक होता है क्वालिटेटिव, मतलब इसको बोलते हैं गुणात्मक। आप इसको ऐसे सिंपल समझिए, जैसे मान लिया आपको चाय बनाना है, ठीक, जब चाय बनाना है तो आपके पास मान लीजिए कि 250 ग्राम आपके पास मिल्क या दूध है, ठीक। अगर आप एकदम क्या कहते हैं कि मात्रात्मक, अगर आपको मात्रा बढ़ाना है, ठीक ना, तो अगर आपको मात्रा अगर ज़्यादा चाय बना है इसमें आप पानी मिला दीजिए, ठीक ना, तो वही है। तो इसमें क्वांटिटेटिव में या परिमाणात्मक में क्या होता है, आरबीआई किसी का वैल्यू घटाएगी, किसी का बढ़ा देगी, और यहाँ पे क्वालिटी का बात है कि क्वालिटी मेंटेन करेगी आरबीआई, ऐसे कुछ यहाँ स्टेप लिए जाएंगे। तो यहाँ जो परिमाणात्मक, इसका हिंदी मीडियम और इसको इंग्लिश में क्वांटिटेटिव बोला गया है, तो इसमें ध्यान रखेंगे, इसमें कुछ ऐसे रेट हैं, कैसे दर हैं जिसको आरबीआई घटाएगी या क्या करेगी, बढ़ाएगी। आप यहाँ पर अभी क्वेश्चन यही डायरेक्टली पूछ लिया था कि जो है आरबीआई का जो मौद्रिक नीति या मॉनेटरी पॉलिसी में क्वांटिटिव का कौन कौन सा है, तो इसमें ऑप्शन था ए बी सी डी। एक मतलब अगर आपको ऑप्शन पे कौन सा सही है, 3 देगा इधर का, 1 देगा इधर का, तो आपको वो चूज करना पड़ेगा। एक अपने ध्यान से सुन लीजिए, क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। देखिए इधर में पहला है बैंक रेट, मैं बताऊंगा ये सब क्या होता है, फिर रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, कैश रिजर्व रेशियो है, फिर आपका स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है, फिर एक ओपन मार्केट ऑपरेशन है, फिर आपका मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट है, इसको MSF बोलते हैं शॉर्ट में, और यहाँ पे लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी मतलब LAF, इसको ये सब कहीं ना कहीं इसका वैल्यू घटेगा बढ़ेगा, ठीक ना। तो ये ध्यान रखें, मतलब इसमें
टीटी की बात है, और यहाँ है क्वालिटी, जैसे कि सीमांत आवश्यकता, मार्जिनल रिक्वायरमेंट, बताऊंगा ये क्या होता है। राशनिंग ऑफ क्रेडिट किया जाएगा, एक होगा यहाँ पे मोरल जो है ना प्रभाव दिया जाएगा, एक होगा कुछ डायरेक्ट आरबीआई कुछ कार्रवाई कर सकती है, एक है मर्चेंट डिस्काउंट रेट, और एक कुछ और है कलेक्टरल रिक्वायरमेंट, कुछ जैसे कि बैंकों में लोन लेने का जो है ना इसमें कंडीशन कुछ चेंज कर सकता है। इसको हम लोग बारी बारी से आराम से देखेंगे। तो सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा मैं, एक ध्यान रखिए कि जो बैंक होती है ना, तो बैंकों के पास जो जितना भी जमा होता है पैसा, ठीक है, चाहे उसका खुद का पैसा हो या जनता का जो भी डिपॉजिट होता है, उसको एक वर्ड में हम लोग बोलते हैं, क्वेश्चन पूछा है, उसको कहा जाता है GDTL। क्या कहा जाता है? GDTL। अब इसका फुल फॉर्म भी कई बार पूछा एग्जाम में, इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में ग्रॉस डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। तो इसको हिंदी में सकल मांग समय देता। देखिए, देता या लाइबिलिटी का मतलब ये हुआ कि उसके ऊपर वो है, उनको देना है, ठीक ना, ऐसा। तो अब यहाँ देखिए सिंपल, ये जो GDTL है, बैंक है, तो बैंकों के पास जो भी पैसा है उसको भी मोटा मोटी हम लोग क्या मान लेते हैं? GDTL, ठीक ना। अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए PNB बैंक है, PNB बैंक है तो उसका अपना भी तो कुछ मेंटेनेंस है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटर बैंक लाइबिलिटीज। उनका रेंट, उनका बिल्डिंग का रेंट हो सकता है और भी कोई खर्चा हो सकता है। तो जब आप GDTL में ये इंटर बैंक लाइबिलिटी, अंतर बैंक देता, जब माइनस कर देंगे तब बचेगा आपका नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? वही शुद्ध, इसको शुद्ध भी बोल सकते हैं, शुद्ध डिमांड टाइम लाइबिलिटी। तो NDTL पे ही सब काम होता है। फिर सुन लीजिए, बैंकों के पास जो पैसा है वो सभी GDTL है, सकल मांग समय देता, ग्रॉस डिमांड टाइम लाइबिलिटी। लेकिन उसमें से जो बैंकों का जो खर्चा है उसको काट लीजिए, उसको हम बोलते हैं इंटर बैंक लाइबिलिटी, उसको कर दिए माइनस, तो आपका ये पैसा हो जाएगा NDTL वाला। अब ये NDTL क्या है, इसको देखिए सिंपल सा इसमें समझिए। यहाँ मैं दो टर्म यूज किया हूँ, एक मैं किया हूँ डिमांड, देखिए एक होता है डिमांड लाइबिलिटी, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? आपका मांग देता। ये क्या होता है? मांग देता। और इसको हम बोलते हैं, इसको आप कह सकते हैं समय देता। तो इसमें सिंपल देखिए, बैंकों के पास जो डिमांड लाइबिलिटीज होता है, मतलब कि जैसे जनता मांग करेगी तुरंत उसको देना पड़ेगा। इसमें दो तरह का होता है, एक तो करेंट अकाउंट, ठीक है, चालू खाता, और एक होता है सेविंग अकाउंट, जिसको हम बचत खाता बोलते हैं, और भी जो डिमांड ड्राफ्ट होते हैं। ये डिमांड लाइबिलिटीज मतलब जैसे जनता मांगेगी उसको तुरंत बैंकों को देना पड़ेगा। एक होता है टाइम लाइबिलिटीज, मतलब जैसे फिक्स डिपॉजिट होता है, रेकरिंग डिपॉजिट, एक किसी एक निश्चित समय के बाद ही जो है ना बैंकों की देयता बनती है कि नहीं बैंक उसको देगा, के बाद ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो GDTL सारा पैसा उसमें इंटर बैंक लाइबिलिटी को माइनस कर दी, जो कि बैंकों को कुछ अपना खर्चा है, जो बचेगा यही होगा NDTL। ओके, अब यहाँ जब मैं बार NDTL टर्म यूज करूँ तो आपको उसमें अधिक कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम लोग अलग अलग जो जितना भी ये बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, उसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। इसी कॉन्सेप्ट पे आपका क्वेश्चन बनेगा। तो अब यहाँ ध्यान से देखिए, जिनका इंग्लिश मीडियम है मैं इंग्लिश टर्म यूज कर दूंगा, बाकी आप इसको देख लीजिए। पहला आपका ये बैंक रेट या बैंक दर है। इसका सिंपल एक बार क्वेश्चन पूछा कि कौन सा नीचे का रेट जो है ना लॉन्ग टर्म के लिए दिया जाता है। तो वही क्वेश्चन यहाँ देखिए, वह रेट जिस पर RBI मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नीड पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर अन्य जो कमर्शियल बैंक है उसको लॉन्ग टर्म, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है। इसको हम सिंपल क्या बोलते हैं? बैंक रेट। अब ये क्या होता है, अब देखिए जो भी रेट होगा या तो RBI इसको घटाएगी या तो बढ़ाएगी। तो घटाएगी तो क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ाएगी तो क्या प्रभाव पड़ेगा, वो जानना बहुत ही आपको ज़रूरी है। यहाँ देखिए लिखा हुआ, जब भी कभी इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति, जब महंगाई जब हो जाए, उसको रोकने के लिए बैंक दर को क्या कर देती है, बढ़ा दिया जाता है। जबकि अगर कभी जहाँ क्या कहते हैं कि मंदी की स्थिति हो गया, ठीक ना, तो उसमें इसको कम किया जाता। अब इसको कॉन्सेप्ट को समझिए, ये क्या है, जैसे कि अगर आपका
बैंक रेट है, ठीक ना, बैंक कोई भी रेट है, इसमें भी कोई भी रेट आ जाएगा। देखिए अभी बैंक रेट मान लेते हैं कि 10% है, एक मोटा मोटी एग्जांपल देता हूँ, ठीक ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई वाणिज्यिक बैंक, कोई कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास जाएगी लोन लेने के लिए, तो किस परसेंटेज पे आरबीआई को लोन देगी? 10%, मतलब अभी 10% है, ठीक ना। मान लीजिए आरबीआई ने क्या किया, अब बैंक रेट को 10 नहीं, मान लेते हैं ये 12% कर दिया, ठीक ना, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। अब देखिए क्या होगा, अभी 10% रेट था बैंक रेट, तो कमर्शियल बैंक को ये लगता था यार रेट ज़्यादा नहीं है, चलो ठीक है पैसा वहाँ से ले लेते हैं, और पैसा लेके बाकी जो पब्लिक को भी देंगे, बाकी और भी जहाँ जहाँ जो भी लोन लेगा उसको हम देंगे। तो इससे क्या होगा, अगर बैंक रेट अगर कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है कमर्शियल बैंक जो है, जो वाणिज्यिक बैंक है, वो आरबीआई से ज़्यादा पैसा लेगी और लोगों में बांट देगी, लोगों के पास पैसा आ जाएगा। जब लोग के पास पैसा अगर आ जाएगा तो वो अधिक खरीदारी करेंगे, जो भी नीड नहीं है वो भी लोग वस्तु सामान खरीद लेते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब आप मार्केट में जाके कोई चीज़ का सामान खरीदिएगा तो उसका डिमांड बढ़ेगा, और डिमांड जब बढ़ेगा तो कभी कभी उसका महंगाई बढ़ जाता है। तो आप यहाँ सिंपल ध्यान रखिए, जब भी कभी बैंक रेट अगर उसमें इंक्रीज होगा, क्या होगा, तो देखिए वही बता, अगर बैंक दर में अगर वृद्धि होगा, मतलब इंक्रीज किया जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात क्या होगा, जो कमर्शियल बैंक है आरबीआई से कम लोन लेगा। जो पहले कम रेट था 10% था, तो अधिक वाणिज्यिक बैंकों ने लोन ले लिया, लेकिन अब रेट बढ़ा दिया गया। अब पीएनबी या एसबीआई ऐसे कमर्शियल बैंक को लगे यार रेट ज़्यादा हो गया, ज़्यादा नहीं लेना है, तो वही देखिए, तो बैंक रेट जब इंक्रीज हो जाएगा, जब बढ़ जाएगा, ठीक ना, कमर्शियल बैंक आरबीआई से कम लोन लेगा, ठीक। तो इसमें अब ये चूंकि अब कमर्शियल बैंक खुद कम लोन ले रहा है, ठीक ना, और यहाँ भी रेट बढ़ गया है, तो कमर्शियल बैंक भी इंटरेस्ट रेट क्या कर देंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ओवरऑल तो पैसा जनता को देना है इसको, तो अब कमर्शियल बैंक भी क्या करेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा। अब जनता को भी लगता है यार वहाँ तो रेट बहुत ज़्यादा है कमर्शियल में, तो क्यों हमको पैसा लेना है। तो अब वही है, अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी की कमी आ जाएगी, मार्केट में पैसा ही नहीं रहेगा, और समग्र मांग में जो है ना, जो डिमांड में कमी हो जाएगा, तो वस्तु और सेवा की कीमत में जो है ना आपका कमी आ जाएगा, और इस प्रकार जो है ना मुद्रास्फीति या जो इन्फ्लेशन है कंट्रोल में आ जाएगा। एक बार फिर से इसको शॉर्ट में समझ लीजिए, अगर बैंक रेट बढ़ा, आरबीआई बढ़ाएगी, बढ़ा दिया, ठीक ना, अब जो कमर्शियल बैंक है, जो वाणिज्यिक बैंक है, उसको पता चल गया नहीं रेट तो बढ़ गया, अब वो जो है ना वहाँ से कम पैसा उठाएगी, और चूंकि यहाँ बैंक रेट भी बढ़ गया है, तो कमर्शियल बैंक के पास जो भी पैसा है तो वो भी आखिर कहीं ना कहीं भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी, तो कमर्शियल बैंक भी जनता को इंटरेस्ट बढ़ा के देगी। अब जनता को लग रहा है यार इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ गया है, तो जनता भी बैंकों से पैसा नहीं लेगा, तो लिक्विडिटी कम हो जाएगा, मार्केट में पैसा ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, ठीक ना। जैसे मार्केट में पैसा कम होने का मतलब है तरलता कम हो गया, ठीक ना। अब लोग के पास पैसा ही नहीं बचेगा, अब ऐसे ओवरऑल जो पूरा का पूरा जो एग्रीगेट डिमांड में कमी आ जाएगा, और जब कमी हो जाएगा, डिमांड ही कम हो जाएगा, तो धीरे धीरे चीज़ों का वस्तु का कीमत जो है ना कम हो जाएगा। ऐसे करके जो मुद्रा स्फीति या इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। ऐसा देखा है, तो जब जनता के पास पैसा ज़्यादा होता है ना, वो ज़्यादा डिमांड कर देती है, डिमांड करती है तो अनावश्यक रूप से वस्तु का कीमत बढ़ जाता है। तो वो चीज़ करने के लिए बैंक रेट, रेपो रेट, इस सबको घटाया बढ़ाया जाता रहता है, ठीक है। अगला है रेपो रेट। अब देखिए डिफरेंस यही है, पर रेपो रेट पढ़े तो हम डिफरेंस बताएंगे और कुछ। तो यहाँ देखिए रेपो रेट क्या होता है, कमर्शियल बैंक, कौन सा बैंक, कमर्शियल बैंक आरबीआई से देखिए क्या लिखा है, शॉर्ट टर्म अल्पकालीन ऋण जब लेते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, आपका रेपो दर। अल्पकालीन यहाँ पे जो ना आपका 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 6 मतलब लगभग 14 डे के आसपास इसमें हो पाता था, ये अल्पकालीन दिन के लिए इसमें ऋण जो है ना लिया जाता है। बैंक रेट और रेपो रेट में जो मेन एक डिफरेंस, तो एक है बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए होता है, और ये रेपो शॉर्ट टर्म। एक और डिफरेंस है आपका, ये जो जब भी आप रेपो रेट पे जब कमर्शियल बैंक लोन लेती है तो उसको लिए जो है ना कुछ जो है ना जमानत के रूप में जो है ना रखना होता है। बिना
कुछ आप सिक्योरिटी रखे जो है ना, आप ये लोन जो है ना वहाँ पे नहीं ले सकते हैं। ये देखिए ध्यान रखें, रेपो रेट और बाकी चीज़। अभी करंट में रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, आप उसको देख लीजिए, क्योंकि अगर मैं भी बताऊंगा तो फिर पता चला कि 2 महीने बाद घट गया या कम हो गया तो फिर बोलिएगा सर गलत बता दी। नहीं, आप जब एग्ज़ाम दें तो एग्ज़ाम देने के जिस दिन एग्ज़ाम देने जाएँ उसके एक दिन पहले गूगल सर्च करके पता कर ले कितना रेपो रेट है, कितना रिवर्स रेपो रेट, तब आप एग्ज़ाम में हॉल में जाइए। तो दूसरा यहाँ पर रिवर्स रेपो। रिवर्स रेपो सिंपल सा उल्टा होगा कि वह रेट जो आरबीआई क्या है, आरबीआई कमर्शियल बैंकों से अल्पकालीन, मतलब कि ये भी शॉर्ट टर्म के लिए ऋण लेता है। सिंपल ध्यान रखिए, रेपो, ठीक ना। तो यहाँ पे ये आरबीआई है, ठीक, आरबीआई से जो है ना कमर्शियल बैंक लोन ले रहा है, ये रेपो रेट हो गया। अब उल्टा हो जाएगा, जब आरबीआई ही जो है ना जो तरलता को एब्जॉर्ब करने के लिए, लिक्विडिटी एब्जॉर्ब करने के लिए जब कमर्शियल बैंक से लोन लेगा, इसको क्या बोलेंगे, रिवर्स रेपो। ऑब्वियस सी बात है, जब आरबीआई देता है तो अधिक रेट में देता है, लेता है तो कम लेता है, इसलिए रिवर्स रेपो रेट हमेशा जो है ना कम ही होता है, किससे, रेपो रेट से। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अब अगला यहाँ पे जो सबसे जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन यहाँ पूछता है, यही आपका है क्या, नगद आरक्षित अनुपात, इसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, शॉर्ट में CRR। अब ये देखिए CRR क्या होता है, अब याद कीजिए, मैं NDTL बता दिया था पहले ही, वही है कमर्शियल बैंकों की कुल जमा, मतलब जो भी उनके पास NDTL का कुछ रेशियो जो है ना आरबीआई के पास रखना पड़ता है। तो इसे और ध्यान रखिएगा, यह जो है ना ये CRR कितना होगा ये आरबीआई ही डिसाइड करती है। अभी प्रेजेंट में 4% है। यह बैंकों को नकदी या जो कैश की समस्या से सुरक्षा दिलाने का काम करता है। अब यहाँ भी देखिए क्या है चीज़ें, जैसे कि कोई भी रेट होगा वही प्रभाव पड़ेगा। देखिए अगर मान लीजिए कि अभी CRR 4% है, मान लेते हैं, ठीक, और यही बढ़ के अगर मान लीजिए 10% होता है, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, ठीक ना। अब देखिए क्या होगा, CRR में क्या होता है, NDTL का ही तो पैसा कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास जमा करती है। अभी 4% है, मान लेते हैं किसी PNB बैंक के पास, मान लेते हैं अभी 10 रुपया है, सब मिला के NDTL ऐसा होता है, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। NDTL कितना है, 10 रुपया है, ठीक ना। तो CRR कितना है, अभी 4% है, तो 10 का कितना रुपया जमा करना पड़ेगा आरबीआई को, तो 4 रुपया, कितना उसके पास बचेगा, 6 रुपया बचेगा। अब यहाँ पे नहीं था कुछ और, मान लेते हैं कि CRR बढ़ के 5 रुपया हो गया, मान लेते 5 रुपया, 10 नहीं 5 मान लेते हैं। तो अब जो है ना ये जो 5% जो अभी CRR बढ़ गया, अब आरबीआई के पास इस बैंकों को 4 नहीं बल्कि 5 रुपया जमा करना पड़ेगा। अब बैंकों के पास, कमर्शियल बैंकों के पास जो है ना 5 रुपया ही बचेगा। पहले 6 रुपया था, ज़्यादा लोन दे सकता था, अब 5 बचा है, कम लोन देगा, ठीक है। तो वही चीज़ है, तो जब भी कभी CRR बढ़ाएगा तो वही लिक्विडिटी को कम करने का प्रयास किया जा रहा है, महंगाई को कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, अब ये है SLR। ये क्या है, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR। ये क्या होता है, कमर्शियल बैंक को अपने जो वही कुल जमा, हमेशा यहाँ NDTL का ही बात आएगा, एक निश्चित % जो है ना अपने पास, खुद के पास, या तो कैश रखिए या तो गोल्ड के रूप में रखिए, या कोई देखिए सरकारी सिक्योरिटी, प्रतिभूति, मतलब कि सरकारी प्रतिभूति या सिक्योरिटी का मतलब है जिसमें सरकार का कुछ मुहर होता है, उसका कुछ दाम होता है, कुछ उसका प्राइस होता है, के रूप में आपको क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। और ये भी डिसाइड कौन करता है, आरबीआई ही डिसाइड करता है, ठीक ना। बाकी अभी लेटेस्ट करंट कितना, आप इसको बार सर्वे करके, मतलब गूगल सर्च करके देख लीजिए। अब यहाँ वही बात है, अगर आप SLR में वृद्धि कीजिएगा, ऑब्वियस सी बात है कमर्शियल बैंकों को ज़्यादा पैसा रिजर्व रखना पड़ेगा, तो ये है कमर्शियल बैंक को अपने पास ज़्यादा पूंजी या कैपिटल रखनी पड़ेगी। कमर्शियल बैंक जो है ना, ऑब्वियस सी बात, जब उनके पास खुद कम है तो अब इंटरेस्ट रेट में वृद्धि करेंगे, लोग क्या होंगे, कम लोन लेंगे, अगर कम लोन लेंगे तो अर्थव्यवस्था में गुड्स एंड सर्विस की कमी होगी और कहीं ना कहीं जो है ना इन्फ्लेशन पे कंट्रोल हो जाएगा। ये आप ध्यान में रखिएगा। अगला इसमें है ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसमें आरबीआई सिंपल क्या करती है, सरकार का कुछ सिक्योरिटी जिसमें सरकार का मुहर होता है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि एक कोई सिक्योरिटी
पेपर है मान लेते हैं, ठीक है, ट्रेजरी बिल है, इसमें मान लीजिए कि 100 रुपये लिखा है, ठीक ना। तो अब क्या करेगा, खुले बाजार की ऑपरेशन में आरबीआई क्या करती है, ये सरकार का जो कुछ भी जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको बेचती है। अब देखिए बेचने का मतलब क्या हुआ, ये 100 रुपया इसमें लिखा हुआ, इसमें फिर ये भी बोलता है ऑफर मतलब कुछ रहता है कि अगर आप मतलब अभी इसमें 100 रुपया है तो ये जनता को ये कहा जाता है कि अभी इसमें 100 रुपया मतलब कि प्राइज है, अगर अभी आप इसको खरीदोगे तो मैं आपको दूंगा कितना रुपये, 90 रुपया में दूंगा, जनता को बोलती है, ठीक ना। लेकिन जब मैं रिटर्न लूँगी तब आपको 100 रुपया दूंगी। तो अब इसमें जनता कितना फायदा हुआ, 10 रुपये फायदा हो जाता है। अभी उसमें 100 रुपया लिखा हुआ लेकिन सेल कितने में हो रहा है, 90 रुपया में ही हो रहा है, जनता खरीद लिया। अब इसमें क्या होगा, ये जो सिक्योरिटी का जो सेल होता है, ऑपरेशन जो होता है, इसमें मार्केट में जो पैसा है, जो जनता के जो पास पैसा आरबीआई एब्जॉर्ब करने की कोशिश करती है, लोगों से पैसा लेने की कोशिश करती है ताकि लोग के पास पैसा कम हो, महंगाई कंट्रोल रहे। तो वही यहाँ ध्यान रखिएगा, जो ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई खुले बाजार में या तो सरकार का कोई सिक्योरिटी खरीदती है बेचती है, या एक होता है ट्रेजरी बिल्स या कोई और जो लेटर या जो जिसमें कुछ सरकार का मुहर है उसको या तो सेल करता है या तो खरीदता है, ठीक ना। और इससे भी कहीं ना कहीं जो है ना आपका अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी कंट्रोल रहता है, ये बात ध्यान रखें। यहाँ पर मैं लिख भी दिया, देखो सिक्योरिटी जो क्या होता है, सरकारी सिक्योरिटी या पूर्ववर्ती सरकार, केंद्र भी राज्य भी या कोई भी अर्ध सरकारी एजेंसी द्वारा जो है ना विभिन्न प्रकार का डिवेंचर और बॉन्ड के लिए लागू किया जाने वाला एक समान सा शब्द है, ठीक ना। सिंपल सा मतलब ये है कि सरकारी प्रतिभूति एक बॉन्ड होता है जो या अन्य प्रकार का ऋण दायित्व है जो सरकार द्वारा सिक्योरिटी या सुरक्षा की जो मैच्योरिटी के तिथि पर चुकता करने के बाद जो है जारी किया है। मतलब सिंपल सा मतलब ये है किसी भी सिक्योरिटी का कुछ प्राइस होता है, आरबीआई उसको बेचती है, ठीक ना, उसमें जनता को कुछ फायदा होता है, ये सब चीज़ें इसमें होता है, ये आप इसमें ध्यान रखिएगा। हाँ, एक जो सिक्योरिटी होता है वो लगभग 1 से लेके 20 वर्ष के लिए मतलब लंबे समय तक के लिए होता है। एक अगला इसमें होता है ट्रेजरी बिल, देखिए ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ठीक ना। ये मैक्सिमम 300 मतलब ये भी कहीं ना कहीं सरकार का इंस्ट्रूमेंट है, ठीक ना। यहाँ देख लिखा है कि ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, अधिकतम लगभग इसका मैच्योरिटी लगभग 364 दिन के लिए होता है। इसमें 3 प्रकार का मतलब ऐसा पेपर होता है, 91 डे के ले सकते हैं, 182 के लिए और 364 के लिए जो है ना ले सकते हैं, आप इसको ध्यान में रखेंगे। अब इसमें एक और नया टर्म इंट्रोड्यूस किया है आरबीआई के द्वारा, इसका नाम है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, तरलता समायोजन सुविधा। अब ये क्या होता है, नरसिम्हम कमेटी का गठन हुआ था 1998 में बैंकिंग में सुधार के लिए। उन्हीं के सिफारिश पर 2000 ईस्वी में एक LAF एक टूल लाया गया है जिसमें आरबीआई शॉर्ट टर्म मनी सप्लाई के लिए प्रयोग करती। पहले बात है शॉर्ट टर्म के लिए ध्यान रखिएगा। इसके द्वारा आरबीआई जो है ना डेली बेसिस पर बाजार में जो लिक्विडिटी जो है ना सुनिश्चित करने की कोशिश करता है। LAF के जरिए बैंक किसी भी इमरजेंसी स्थिति के लिए या CRR या SLR को मेंटेनेंस करने के लिए आरबीआई से पैसे जो है ना उधार ले सकता है। किसके जरिए, LAF के जरिए। LFA के अंदर आरबीआई जो है ना सरकारी सिक्योरिटी या प्रतिभूति की नीलामी करता है, ये बात ध्यान रखिए, क्या करता है, नीलामी करता है। न्यूनतम बोली प्रक्रिया की राशि 5 करोड़ होती है, इसमें 5 करोड़ आपको लेना ही पड़ेगा। LFA के तहत आरबीआई से धन उधार लेने के लिए बैंक अपने SLR कोटे का यूज नहीं कर सकती। ये बहुत बड़ा लाइन है, ये यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका था, ठीक ना। LAF के अंतर्गत उधार लेने वाले कोई भी हो सकते हैं, मतलब यहाँ कमर्शियल बैंक भी हो सकता है, कोई कोऑपरेटिव बैंक भी हो सकता है, कोई रीजनल ग्रामीण बैंक भी हो सकता है, या कोई और भी गैर जो नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट भी यहाँ पे हो सकता है। ये LAF ध्यान रखिएगा शॉर्ट टर्म के लिए होता है। एक और कॉन्सेप्ट आया है मार्जिनल जो है ना एक्सक्लूसिव, इसको फैसिलिटी बोलते हैं, MSF सीमांत अस्थायी सुविधा। ये 2011-12 में घोषणा हुआ था, ये लागू कब हुआ है, 2011 9 मई से, ठीक ना। इसके देखिए क्या है, MSF के जरिए केवल
जो जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक, ओनली शेड्यूल कमर्शियल बैंक आरबीआई से एक रात के, देखिए ये बहुत ही कम टाइम के लिए, मतलब बहुत ही कम टाइम के लिए, एक रात के लिए अपने जो है ना कुल डिपॉजिट का जो है ना 1% तक लोन ले सकते हैं। बैंकों को यह सुविधा शनिवार को छोड़कर सभी दिनों में मिलता है, फ्राइडे को नहीं मिलता, बाकी आप कभी ले सकते हैं। एमएसएफ के तहत उधार लेने की ब्याज दर रेपो दर से 1% अधिक, ऑब्वियस अधिक होगा क्योंकि आपको अल्पकालिक चाहिए ना, तो होगा ही अधिक। एमएसएफ में बैंक कम से कम 1 करोड़ रुपये का लोन ले सकते हैं, वहाँ 5 करोड़ का कॉन्सेप्ट था। एमएसएफ ज़्यादा बेहतर है एलएएफ से, क्योंकि इसमें एसएलआर कोटे का आप यूज करके लोन ले सकते हैं, तो ये बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ठीक ना। रेपो रेट से भी कम दिनों के लिए एमएसएफ का प्रयोग बैंक करती है अपनी लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए। अब अगला है इसमें क्वालिटेटिव, गुणात्मक में पहला है आपका मार्जिनल रिक्वायरमेंट, इसको बोलते हैं सीमांत आवश्यकता। सिंपल से, अगर कभी आप बैंक लोन लेने जाते हैं, अगर मान लिया आपने 5 लाख का लोन अप्लाई किया, तो बैंक आपका संपत्ति देखता है, कितना संपत्ति है। तो मोटा मोटी ध्यान रखिए, अगर 5 लाख के लोन लेंगे ना आप, कोई भी हाउस लोन या कुछ भी, तो बैंक उससे अधिक का आपके पास कुछ ना कुछ कागजात भी ले लेती है, तो उसी को हम बोलते हैं। तो बैंक ये आरबीआई ये बोल सकती है वाणिज्यिक बैंकों को, जब भी कभी आप लोन देते इस तरह के कागजात पर आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए। अगला इसमें होता है आपका राशनिंग ऑफ क्रेडिट, मतलब कि इसमें आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ये कह सकती है, भाई देखो आप इतना से अधिक किसी को लोन नहीं दे सकते, एक लिमिट फिक्स कर देता है। ये बात आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक ना। जैसे कि अगर आप मान लीजिए इसमें मेनली ये होता है, जैसे कि जो कृषि क्षेत्र है या जो स्मॉल इंडस्ट्री है, तो आरबीआई का एक गाइडलाइन है कि टोटल लोन का लगभग 40% आप ऐसे लोगों को लोन दीजिएगा, उसमें भी 18% एग्रीकल्चर एरिया में आप लोन दीजिए। तो ये ऐसा इसके जरिए जो आरबीआई जो है ना इन बैंकों को करती है कंट्रोल के रूप में। बाकी नैतिक प्रभाव मतलब वही कि कोई पॉलिसी ला दिया, कुछ ला दिया, नियम कानून, उसको मानना पड़ता है। एक प्रत्यक्ष कार्य, अगर बैंक मान लीजिए कि पूरा एकदम सही ढंग से नहीं काम कर रही है, उस पर कहीं ना कहीं डायरेक्ट एक्शन जो लिया जा सकता है। बाकी ये जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट है, ये डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से जुड़ा हुआ मामला है, ठीक ना। बाकी एक कोलेटरल रिक्वायर्ड मतलब कि ये है कि अगर कोई और भी चीज़ें इसमें वही कि अगर जो लोन लिया है, अगर लोन नहीं चुका पाता है, तो इसमें उसका ज़मीन या कोई भी चीज़ जब्त करने का जो इसमें चीज़ें किया जाता है। तो ये आपका जो है ना 2 तरह का मेथड हो गया। मेनली आपका एग्ज़ाम में जो है ना इस तरह से यहीं से पूछ लेगा कौन किस में शामिल, आपको इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए सब जितना भी रेट है वो दर वाला याद रखे। बाकी ये चीज़ें, बाकी इधर का भी आप खासकर ये बहुत बार पूछता है, ये वाला ये किसका हिस्सा है, ठीक ना, तो ये इसको ध्यान रखिएगा। अब इसमें नेक्स्ट यूपीएससी क्वेश्चन यहाँ से पूछा कि जो आपको पता है कि मौद्रिक नीति समिति, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, तो ये क्या होता है। इसमें सब मिला के 6 मेंबर होते हैं, ठीक ना। 6 मेंबर में 3 मेंबर आरबीआई की तरफ से होते, इसमें एक आपके खुद आरबीआई के गवर्नर हो गए, दूसरे आरबीआई के जो डिप्टी गवर्नर होते हैं, एक और जो है ना बैंक जो जिसको रिकमेंड करे वो आदमी होते हैं। 3 लोग तो हो गए आरबीआई की तरफ से, 3 लोग इसको सरकार नियुक्त करते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। 6 मेंबर की कमेटी होती है एमपीसी में, ठीक। और इसमें नियम है कि कम से कम जो है ना 1 साल में 4 इसका बैठक होगा, और ये डिसाइड करेगा क्या रेपो रेट होगा, क्या रिवर्स रेपो रेट, या जो भी बैंकिंग में जो समस्या देश में है उसको ये उसमें दिशा निर्देश अपना जारी करती है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और जानना जरूरी है, जो बैंक में जो कुछ समिति के बारे में क्वेश्चन पूछता है, कमिटी के बारे में। देखिए, जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट किया गया था 1991 में, तो उस समय बैंकिंग सेक्टर में सुधार के लिए और भी चीज़ों में सुधार के लिए जो है ना एक आपका कमिटी का गठन हुआ, उसका नाम था नरसिम्हम कमिटी, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। नरसिम्ह, इसको इनका मतलब इनके कमिटी का इसमें नाम जो था कमिटी ऑन फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है, मतलब कि ओवरऑल इनको काम दिया गया था। तो इन्होंने 1991 में इनका इस कमिटी गठन हुआ, और उन्होंने रिपोर्ट भी इसी साल दिया था इन्होंने, क्योंकि बीपीएससी कभी कोई क्वेश्चन पूछता है कब रिपोर्ट दिया, तो ध्यान रखिएगा उसी साल रिपोर्ट भी दे दिया था। तो इसमें जो है ना
बैंकिंग से ही ये बैंकिंग का भी इसको काम दिया गया था इन समिति को। एक और फिर जो है ना आगे जाके 1997 और 98 में भी जो है ना नरसिम्हम कमेटी 2 बना। हालांकि वो तो मेनली जो कैपिटल अकाउंट होता है, जो पूंजी खाता होता है, उसमें कैसे परिवर्तनीयता रुपये का होता है उसके लिए था। लेकिन हाँ, इस 1997-98 के भी रिपोर्ट में बैंकिंग सेक्टर में सुधार के लिए कुछ जो है ना रिकमेंडेशन इन्होंने दिया था, ये ध्यान रखें। खास एनपीए को लेके और कुछ स्मॉल बैंक को लेके इन्होंने दिया था। एक आपका है गोईपोरिया कमेटी, ये 1990 में इसका गठन हुआ था, 91 में इन्होंने अपना रिपोर्ट दिया था, ठीक ना, ये ध्यान रखें। इसमें ना बैंकिंग जो लोकपाल के लिए ये मेनली था, ठीक ना। एक ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका है बिमल जलान कमेटी का गठन 2013 में किया गया था। और ये जो है ना नए बैंक कैसे बने, उसको किस तरह से लाइसेंस दिया जाए, उसके लिए ये था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है बिमल जलान कमेटी। एक आपका नचिकेत मोड़ कमेटी है, ये बहुत ये भी यूपीएससी पूछ चुका है। ये जो है इसका गठन 2013 में किया गया था, लेकिन रिपोर्ट कब दिया था, ये 14 में दिया था। इनका जो इन्होंने जो सिफारिश दिया वो था वित्तीय समावेशन, इसको बोलते हैं हम लोग फाइनेंशियल इंक्लूजन। मतलब कि उस समय हमारे देश में मतलब लगभग मैक्सिमम लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं था। तो नचिकेत मोड़े कमेटी ने सिफारिश दिया कि लोगों को बैंकिंग से जोड़ा जाए, और इसलिए जो है ना किसी भी जगह 15 मिनट की दूरी पर एक बैंक तो होना ही चाहिए, और बैंकों को आधार कार्ड से जोड़ने का प्रोसेस किया जाए, और छोटे छोटे बैंक खोला जाए, पेमेंट बैंक खोला जाए। ऐसा इन्होंने नचिकेत मोड़े ने जो है ना अपना सिफारिश दिया था। ये मतलब कि कई बार एग्जाम में आपका पूछ चुका है। एक और था उर्जित पटेल कमेटी। तो ये जो इनका जो आपको यह बताए हम ये अभी कि मौद्रिक नीति समिति, उर्जित पटेल कमेटी के सिफारिश पे जो ये चीज़ें आया था कमेटी अच्छे ढंग से। इसमें कुछ चीज़ और जो आप लोग को जानना चाहिए। एक जो है ना बेसल एक कॉन्सेप्ट है, स्विट्ज़रलैंड का एक शहर का नाम है बेसल। ये जो एक बेसल समझिए कि समिति ही है, पहली बार 1998 में इसने अपना एक नॉर्म्स या कह सकते हैं कि कुछ अपना कंडीशन जारी किया, जिसमें पूरे दुनिया के बैंकों को ये कहा गया, या उसके बैंक उस देश के जो सेंट्रल बैंक को ये कहा गया कि बैंक दिवालिया ना हो जाए या बैंक जोखिम में ना चला जाए, इसके लिए आप कुछ नॉर्म्स एडॉप्ट कीजिए, ठीक ना। तो ध्यान रखिएगा, ये जो बेसल जो नॉर्म्स, ये मैं स्टार्टिंग का बता देता हूँ। बेसल नॉर्म्स ये पहली बार जो कॉन्सेप्ट में कब आया, 1974 में आया था, ठीक ना। और इसमें दुनिया के लगभग 10 देशों के जो सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर थे उस देश के, तो इन्होंने ही एक कॉन्सेप्ट लाया। और पूरे उस समय को 1974 में बैंकिंग सेक्टर में कुछ प्रॉब्लम्स आ गया था पूरी दुनिया के बैंकिंग सिस्टम में। तो इसमें 10 देश, जिसमें कि बेल्जियम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, नीदरलैंड, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, ब्रिटेन और अमेरिका के जो गवर्नर थे बैंक के, तो उन्होंने ही ये बेसल नॉर्म्स मतलब कि स्टार्ट किया। जो इसमें 3 नॉर्म्स आया है, बेसल 1, बेसल 2 और बेसल 3। तो क्वेश्चन सिंपल यही पूछता है कि बेसल ए नॉर्म्स क्या है। तो सिंपल ध्यान रखिएगा, पूरे इंटरनेशनल समझिए एक तरह का ये सुपरविजन या ऑर्गेनाइजेशन है जो बैंक दिवालिया ना हो जाए, बैंक में कोई जोखिम ना हो जाए, उसको किस तरह से बैकअप बना कर रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या अपने कमियों को सुधारना, इन सारी चीज़ों के बारे में इस बेसल 3 मानक में बताया जाता है। आप इतना ध्यान रखेंगे। इसमें एक कॉन्सेप्ट और जान लीजिए, एक टर्म है फाइनेंशियल इंक्लूजन, इसको हिंदी में बोलते हैं वित्तीय समावेशन। ये यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका, और ये बीपीएससी भी कॉन्सेप्ट बेसिस पूछ सकते। देखिए, वित्तीय समावेशन या फाइनेंशियल इंक्लूजन का सिंपल सा मतलब ये होता है
आम जनता तक, गरीब जनता तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचे, चाहे बैंक अकाउंट ओपन करना हो जाए, इंश्योरेंस का सेवा हो जाए, या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की बात हो जाए, या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की बात हो जाए। मतलब लोगों को बैंकिंग सेक्टर से जोड़ना, बैंक से जोड़ना, जिनकी पहुंच अभी तक बैंक तक नहीं हो पाई है, ठीक ना, इसको हम क्या बोलते हैं, वित्तीय समावेशन। तो ध्यान रखिएगा, वित्तीय समावेशन में जो है ना आरबीआई का क्या क्या प्रयास है। देखिए, सबसे पहला बात आरबीआई क्या करती है, जो नहीं बोलते हैं कि बैंकों के बारे में लोगों को जागरूक करना, इसको हम बोलते हैं वित्तीय साक्षरता केंद्र की स्थापना किया गया है। देखिएगा, बैंक ने आरबीआई ने आदेश दिया था कि आप जीरो अकाउंट बैंक खोलिए। तो जीरो अकाउंट बैंक का मतलब क्या हुआ, लोगों को फ्री में अकाउंट ओपन हो रहा है, जैसे जनधन योजना में हुआ, कितना करोड़ों का बैंक अकाउंट ओपन हो गया। तो जीरो बैलेंस अगर जो सुविधा देती है बैंक की, आप आके खोलिए, वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इंक्लूजन का ही जो है ना एक बड़ा प्रयास है। उसके बाद लैंग्वेज की बाध्यता को ख़त्म करना, पहले अंग्रेजी में ही सिर्फ होता था, अब नहीं, आप किसी भाषा में बैंकिंग को आप यूज़ कर सकते हैं, बाकायदा यहाँ तक एप्लीकेशन सब चीज़ आ चुका है। केवाईसी जो नो योर कस्टमर के नॉर्म्स को भी बहुत ही ईजी कर दिया गया है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। एक और जो है ना, इसमें एक आया था दर्पण, ये एग्जाम में पूछ चुका है, दर्पण ये प्रोजेक्ट क्या है, दर्पण, ये इसका जो है फुल फॉर्म है डिजिटल एडवांस्ड ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर न्यू दिल्ली। तो ये दर्पण योजना कहीं ना कहीं ग्रामीण आबादी में जो है ना, जिनके पास बैंकिंग सेवा नहीं पहुंच पाया है, डाकघर के जरिए उनको ये पहुंचाने का यहाँ पे प्रयास हो रहा था। और बाकी दो कमेटी का नाम याद रखिएगा, अभी मैं आपको बोला कि नचिकेता मोर कमेटी 2013 में का गठन हुआ था, ठीक ना, और एक और था दीपक मोहंती, ठीक ना, दीपक मोहंती कमेटी 2015 में गठन हुआ। इन्होंने भी जो है ना फाइनेंशियल इंक्लूजन पे अपना रिपोर्ट दिया था। दो कमेटी आप ध्यान रखिएगा। कुछ फैक्ट और जान लीजिए। देखिए, अभी मैं आपको पहले बताया था रीजनल रूरल बैंक, ओके, तो ये जो है ना 1975 में इसका स्थापना होना शुरू हुआ है, और एक एम नरसिम्हम कमेटी का गठन किया गया था उसी के सिफारिश के आधार पे। तो जो भी रूरल बैंक होता है उसमें देखिए 3 स्टेक होल्डर होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का 50% ठीक ना, स्पॉन्सर बैंक अपना 35% रुपया लगाता है, और स्टेट राज्य सरकार कितना लगाती है, 15% लगाती है। ये आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है ना कई बार पूछ चुका है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा आपका नाबार्ड के बारे में, ठीक ना, तो नाबार्ड के बारे में एक बार बीपीएससी शायद क्वेश्चन पूछा है, एक बार देख लीजिएगा। तो नाबार्ड जो है ना ये आपका बना कब है, ये इम्पोर्टेंट है, शायद यही पूछा था, ठीक ना। तो ये बना था आपका 1982 में। कब बना था, 1982। तो नाबार्ड का जो है ना मेनली काम वही है कि जो भी रूरल बैंक है उसको कंट्रोल करना, ओके, ये ध्यान रखें। बाकी इसका जो हेड क्वार्टर कहाँ है नाबार्ड का, आपका मुंबई है। एक एग्जाम में बीपीएससी पूछा था नेशनल हाउसिंग बैंक, ये भी पूछा था, ये कब बना, 1988 में बैंक बना हुआ है, ठीक है ना। इसका मेनली काम है जो हाउसिंग फाइनेंस ये मेनली प्रोवाइड करती है। एक और है सिडबी, ये भी पूछ चुका है सिडबी। ये सिडबी क्या है, इसको स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। ये 2 अप्रैल 1990 को ये जो है ना मेनली ये बना है, और इसका मेनली है कि जो एमएसएमई जो स्मॉल इंडस्ट्री है उसको ये लोन प्रोवाइड करती है। इतना आप इसको ध्यान में रखेंगे। तो बाकी मनी एंड बैंकिंग में इतना ही है मेरे ख्याल से। बाकी जो भी होगा करंट अफेयर जब पढ़ाया जाएगा उसमें मैं कवर कर लूँगा। बाकी अब आगे के वीडियो में जो और टॉपिक होगा उसको मैं कवर करूँगा। थैंक यू।